Hello students, this is the fifth lecture of the chapter Political Parties. Today we are going to talk about the political party reforms. Now let us start the class. Now the first thing which we are going to deal with is anti-defection law. एक बहुत बड़ा चेंज तब आया पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर जब एंटी डिफेक्शन लॉ पास हुआ। एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है? सबसे पहले डिफेक्शन किसको कहते हैं? डिफेक्शन मतलब दल बदलना। कोई भी व्यक्ति, मान लो वो कांग्रेस पार्टी का है, कुछ समय बाद उसको अगर लगता है कि वह पार्टी जिसको वो ज्वाइन किया था वो अब उससे सहमत नहीं है, उसके वे ऑफ फंक्शनिंग से सहमत नहीं है, तो वो उस पार्टी को छोड़कर दूसरा पार्टी ज्वाइन कर सकता है। ये बहुत नॉर्मल सी बात है। लेकिन प्रॉब्लम तो तब होता है जब पॉलिटिशियंस अपने पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए पार्टीज को बदलते रहते हैं। 1967 में हरियाणा के एक एमएलए गयालाल जी ने एक ही दिन में 3 बार पार्टी को बदला। इसके बाद से यह स्लोगन आया राम गया राम बहुत फेमस हुआ। मतलब कि आज आए और कल चल दिए पार्टी को छोड़कर। तो इससे ये जो डिफेक्शन होते रहता था, इससे कंट्री को नुकसान पहुंचता है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आती है। तो इसको रोकने के लिए 1985 में 10th शेड्यूल इंसर्ट किया गया और अब कोई भी व्यक्ति अगर पार्टी को छोड़ता है स्वेच्छा से या पार्टी के लीडरशिप से अलग होकर बात करना चाहता है, डिसेंट करता है, तो उस हालात में उसको अपना सीट, चाहे वो लोकसभा का सीट हो या विधानसभा का सीट हो, उसको छोड़ना पड़ेगा। वो डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा। इसी को हम एंटी डिफेक्शन लॉ कहते हैं। इस लॉ के आने से काफी फायदा हुआ है और अब डिफेक्शन बहुत कम होता है। द सेकेंड पॉइंट इज इन रिलेशन टू द मिसयूज ऑफ मनी एंड मसल पावर in the political parties. Students, we had already seen how money and muscle power is corrupting the political parties. कैसे मनी और मसल पावर पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर है और उसको बहुत ज़्यादा करप्ट करके रखे हुए हैं। ना इसको रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया है जिसके तहत कोई भी वो कैंडिडेट जो इलेक्शन फाइट करना चाहता है उसको एफिडेविट फाइल करना पड़ेगा अपने सारे प्रॉपर्टी को दिखाते हुए, और ये भी बताना है कि उसके अगेंस्ट कोई भी कोर्ट में क्रिमिनल केस तो नहीं है। ये सब डिटेल्स उसको देना है अपने प्रॉपर्टी के बारे में, और कोई क्रिमिनल केस है उसके अगेंस्ट उसके बारे में। नाउ इस ऑर्डर से फायदा ये हुआ कि अब एफिडेविट्स फाइल होते हैं पॉलिटिशियंस के द्वारा और इससे बहुत सारा इंफॉर्मेशन लोग के बीच में आ रहा है। लेकिन अभी तक कोई ऐसा एजेंसी नहीं है या कोई बॉडी नहीं क्रिएट किया गया है जो कि ये चेक कर सके कि ये जो एफिडेविट फाइल कर रहे हैं उसमें जो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो कितना हद तक सही है। और ये भी देखना बाकी है कि इससे कितना हद तक मनी और मसल पावर का जो दुरुपयोग हो रहा था कम हुआ है कि नहीं, इसको अभी हम लोग नहीं जान पा रहे हैं। थर्ड, द इलेक्शन कमीशन हैज मेड इट नेसेसरी फॉर पॉलिटिकल पार्टीज टू गो फॉर ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शन एंड टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न्स। यानी कि अब सभी पार्टी के लिए ये जरूरी है कि वे अपने पार्टी के अंदर इलेक्शंस करवाएं डिफरेंट पोस्ट के लिए, और इसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि वे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें।
अब पॉलिटिकल पार्टीज ने इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करना शुरू कर दिया है और ऑर्गेनाइजेशन इलेक्शन भी करना शुरू कर दिया है, पर कभी कभी ये सब केवल एक फॉर्मेलिटी ही है। अक्सर देखा गया है कि ऑर्गेनाइजेशन इलेक्शन भी जो होता है वो ठीक से कंडक्ट नहीं होता है और इनकम टैक्स भी जो रिटर्न ये फाइल करते हैं वे भी बहुत हद तक ऑथेंटिक नहीं होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो चेंज लाने की कोशिश की गई है इससे बहुत फायदा नहीं मिल पा रहा है। नाउ स्टूडेंट्स, वी हैव जस्ट टॉक्ड अबाउट द रिफॉर्म्स। क्या रिफॉर्म्स ऑलरेडी लाया गया है पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, लेकिन अब हमको ये देखना है कि सजेशंस और क्या क्या है और कैसे हम पॉलिटिकल पार्टीज को इम्प्रूव कर सकते हैं, उसमें चेंज ला सकते हैं। तो पहला सजेशन ये है कि एक लॉ आना चाहिए कंट्री के अंदर जिससे पॉलिटिकल पार्टी के इंटरनल अफेयर्स को रेगुलेट किया जा सके, उसको कंट्रोल किया जा सके। यह कंपल्सरी कर देना चाहिए हर पार्टी के लिए कि वे अपना रजिस्टर मेंटेन करें मेंबर्स को जो होता है। दूसरा कि वे अपने कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करें। तीसरा कि वे एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी की तरह बिहेव करें और एक जज की तरह एक्ट करें जब कोई पार्टी डिस्प्यूट होता है। इसके अलावा वे ओपन इलेक्शंस होल्ड करें हाईएस्ट पार्टी पोस्ट के लिए। नेक्स्ट, ये कंपल्सरी कर देना चाहिए कि हर पॉलिटिकल पार्टी जो अपने टिकट्स बांटती है इलेक्शन के समय, उसमें से 1/3 ऑफ द टिकट जो है वो विमेन कैंडिडेट को दे। और ये भी कर देना चाहिए कि जो भी डिसीजन मेकिंग बॉडीज हैं कंट्री के अंदर, उनमें विमेन का एक फिक्स कोटा होना चाहिए। नेक्स्ट, देयर शुड बी स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस। जो इलेक्शंस होते हैं उसमें बहुत सारे खर्चे होते हैं, इसीलिए गवर्नमेंट को सभी पॉलिटिकल पार्टीज को फंड देना चाहिए, पैसे देना चाहिए ताकि वो इलेक्शन को फाइट कर सके। और ये जो पैसा सरकार दे वो कैश में भी हो सकता है, काइन में भी हो सकता है। अगर वो काइन में दे रही है जैसे कि पेट्रोल, पेपर, टेलीफोन का जो एक्सपेंसेस आता है उसको बेयर कर ले गवर्नमेंट, और कैश में भी दे सकती है ऑन द बेसिस ऑफ द वोट सिक्योर्ड बाय द पार्टी इन द लास्ट इलेक्शन। वी हैव सीन द सजेशंस। नाउ एक चीज तो है कि ये चेंजेस कब आएगा, कब ऐसे लॉज आएंगे, ये कहना मुश्किल है, क्योंकि इन लॉ को लाने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज का सहमति जरूरी है। पॉलिटिकल प्रॉब्लम जो होते हैं उनके सॉल्यूशंस हमेशा लॉ के थ्रू ही नहीं आते हैं, उनके लिए और भी उपाय करने होते हैं। अगर हम लॉ के थ्रू पॉलिटिकल पार्टीज को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना चाहेंगे तो ये काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएगा, यूजफुल नहीं रह पाएगा, क्योंकि ऐसे लॉ जो पॉलिटिकल पार्टी को कंट्रोल करेंगे वैसे लॉ को पास भी तो इन्हीं लोगों को करना है जो पॉलिटिकल पार्टीज के मेंबर्स हैं, और वे लोग ऐसे बिल को जल्दी पास नहीं करेंगे जो उनको रेगुलेट करता हो। दूसरा, अगर वे किसी भी तरह से अगर मान लो लॉ ले भी आते हैं तो वे उस लॉ में भी बहुत सारे ऐसा चोर दरवाजा बना देंगे जिससे वे आसानी से निकल सकें। तो पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स का केवल लीगल सॉल्यूशन से काम नहीं चलता है। स्टूडेंट्स, there are two more ways through which the political parties can be reformed. First, political parties के अगेंस्ट प्रेशर बिल्डअप करके पब्लिक जो है वे पिटीशन डाल सकती है, पब्लिसिटी कर सकती है और एजिटेशन करके पॉलिटिकल पार्टीज को फोर्स कर सकती है कि वे अपने अंदर बदलाव लाएं। दूसरा, जनता जो चेंज चाहती है उनको खुद चाहिए कि वे पॉलिटिकल पार्टीज को ज्वाइन करें और उसको अंदर से रिफॉर्म करें। So that's all for the class today. Thank you.